गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज मैं राकेश कुमार सत्यवंती उच्च विद्यालय कार्य में +2 शिक्षक हूं। आज आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 2 विषय की चर्चा होगी, जिसमें मैं प्रथम इतिहास विषय के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे बाद भूगोल के विषय के शिक्षक आएंगे। तो आज इतिहास विषय के अंतर्गत जो लास्ट चैप्टर है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। और यह जो विषय है, इस विषय के अंतर्गत वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में जो संभावित प्रश्न हैं, उन विषयों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों के सामने आज चर्चा की जा रही है। आप उसे समझेंगे और देखेंगे कि हमें कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा। तो अब मैं चलता हूँ, इसके जो मुख्य टॉपिक हैं, प्रेस संस्कृति। प्रेस संस्कृति का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आप लोगों को समझ विकसित करनी है। तो इसके अंतर्गत है क्या कि सर्वप्रथम प्रेस या छपाई खाना या मुद्रण कला का विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में आगे चर्चा की जा रही है। तो मुद्रण इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चीन में सबसे पहले प्लाई लून का एक नामक व्यक्ति था। उसने मलमल एवं कपास के कपड़ों से कागज का निर्माण किया था, सर्वप्रथम 105 ईस्वी में, 105 एडी में। तो इस तरह से देखा जाए तो सर्वप्रथम पहले चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। और उसके बाद 594 ईस्वी में, यहाँ पर आप देखेंगे 594 ईस्वी में चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण कला का विकास हुआ तकनीकी रूप से। और आगे चलकर 712 ईस्वी तक चीन तक ही सीमित रहा, लेकिन 760 ईस्वी में वह चीन और जापान में लोकप्रिय हो गया। और मुद्रण कला का या छपाई का जो आविष्कार हुआ, जिससे बहुत बड़ी क्रांति आई और लोगों में एक सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक विकास पनपने लगे। और देखेंगे आगे क्या कि मुद्रण कला के आविष्कार का जो श्रेय है वह किनको जाता है, चीन देश को जाता है। चीन, जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मुद्रण कला का, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो आपका उत्तर होगा चीन। समझ गए। और यह प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों के परीक्षाओं में। उसके बाद 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा का निर्माण किया, जिससे कि वो छपाई कार्य करके वो मुद्रण कला का आगे विकास किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि यह जो कला था वह चीनी राजतंत्र के अधीन था और वह बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वहाँ मुद्रण कला का विकास हुआ तो सिविल सर्विसेज के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा शासन में नियुक्तियाँ होती थी। और उन नियुक्तियों में परीक्षाओं के माध्यम से जब चयन किया जाता था, तो वहाँ जो लोग थे, वहाँ के नागरिक थे, वह शासन में आना चाहते थे तो उनको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। और उस स्थिति में उन्हें विषयगत अध्ययन करने की आवश्यकता होती थी। इस आधार पर वहाँ उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ति करने के लिए वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र था, वह छपाई का कार्य करता था और लोगों की जिज्ञासाओं को पूर्ति करता था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक वह कोरिया में पूरी तरह से विकसित हो गया। टाइप बनाए गए, खोदकर, लकड़ी एवं धातु पर खोदकर मुद्रण कला का विकास हुआ और इसके माध्यम से पुस्तक छापी गई। 19वीं शताब्दी तक या 19वीं सदी तक संघाई प्रिंटिंग संस्कृति का एक नया केंद्र बना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कब और कहाँ संस्कृति बनी या पनपी मुद्रण कला की, तो वह संघाई संस्कृति जो केंद्र है वह यांत्रिक रूप से या टेक्नोलॉजिकल रूप से वहाँ विकसित हुई और संघाई एक प्रिंटिंग कला का केंद्र बना 19वीं शताब्दी तक। आगे देखेंगे कि मुद्रण कला के बाद कौन कौन से प्रभाव हुए, उस पर चर्चा करेंगे। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रण कला के प्रभावों का चर्चा करें या वर्णन करें। तो इस पर प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसमें आप जब देखेंगे कि पहला जो प्रभाव पड़ा वह पुस्तक निर्माण पर प्रत्याशित वृद्धि हुई। पुस्तक निर्माण में क्या हुआ कि जब मुद्रण कला का आविष्कार हुआ तो इस आधार पर
अधिक पुस्तक छपने लगे और पढ़ने वाले पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। पुस्तक समाज के सभी तबके तक पहुंचने लगे मुद्रण कला से। उसके बाद व्यक्तिवाद और मानवतावादी जो तर्क थे वह खुली मंचों पर उभर कर आया और वह पूरी तरह से विकसित हुआ और लोगों के जो अंदर की जो भावनाएं थी, विचारों में क्रांतियां आई और जिससे समाज में एक गति आई और इस तरह से एक सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। इसके बाद धर्म सुधार में भी अधिक तर्कवादी नीति के अंतर्गत तर्क के आधार पर सही धर्म और गलत धर्म का चयन करना प्रारंभ हुआ पुस्तकों के माध्यम से, जब पुस्तक छपने लगे। इसके बाद आगे देखेंगे कि स्कूल की स्थापना भी इन्हीं मुद्रण कला के पश्चात हुई। स्कूलों में बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए या नागरिकों को पढ़ाने के लिए सरकार या शासन व्यवस्थित होने लगे और इस आधार पर आगे के जो कार्यक्रम थे इस मुद्रण कला से प्रभावित हुए। अब हम लोग चलेंगे कि एक व्यक्ति आते हैं प्रेस संस्कृति के अंतर्गत, गुटेनबर्ग जिनका नाम है, जिन्होंने हैंड प्रेस का निर्माण किया, आविष्कार किया और उनके हैंड प्रेस के निर्माण और आविष्कार से मुद्रण कला में क्रांति विकसित हुई, क्रांति आई और यह यूरोप से पूरे विश्व में फैला। तो एक प्रश्न आता है आपका कि इसमें कि यूरोप चीन में विकसित हुआ, चीन में, पूर्वी एशियाई देशों में, चीन, जापान, कोरिया में संस्कृति, प्रेस संस्कृति विकसित हुई और यह यूरोप कैसे पहुंची? तो इसका उत्तर है आपका कि रोमन जो पादरी थे और मार्को पोलो द्वारा, मार्को पोलो एक भौगोलिक खोज में उनका आप अध्ययन किए होंगे कि मार्को पोलो ने भौगोलिक खोज के अंतर्गत पूर्वी एशिया का खोज किया। तो उस आधार पर मार्को पोलो और रोमन पादरियों के द्वारा यह मुद्रण कला यूरोप पहुंचा। यह प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के में। और उसके आधार पर जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जर्मनी का एक नागरिक गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस की आविष्कार की और जब यह हैंड प्रेस से पेपर छपने लगे तो अधिक पुस्तकों का मुद्रण प्रारंभ हुआ और इस दौरान इन्होंने एक मिश्र धातु बनाई और मिश्र धातु में टीन बिस्मथ के द्वारा मिश्र धातु बनाई गई और मिश्र धातु से यह मुद्रण एक मुहर बनाया गया और उसको दबा करके इसलिए इसका नाम पड़ा हैंड प्रेस मशीन और उसी की सहायता से इन्होंने मुद्रण कला प्रारंभ किया, जिसको कि आप आगे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये गुटेनबर्ग का प्रेस है, कैसे छापा जा रहा है और इसके माध्यम से कैसे किस तरह से छपाई इनके द्वारा की जाती थी, इसके माध्यम से बताया गया है। इसमें सर्वप्रथम इन्होंने बाइबिल छापा था और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक की छपाई की गई थी? तो वह बाइबिल था और यह जो छपी थी वो 1440 ईस्वी में छपी थी और 1440 में इन्होंने शुरुआत किया था और 1448 ईस्वी में बाइबिल की छपाई की थी और इस आधार पर धार्मिक पुस्तकों का मुद्रण या छपाई बहुत तीव्र गति से होना प्रारंभ हुआ। अब इसके तकनीकी विकास के बारे में जब हम देखेंगे, मुद्रण कला का तकनीकी विकास कैसे हुआ, तो 18वीं शताब्दी तक हैंड प्रेस धातु के द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसमें एक न्यूयॉर्क के एम हो नामक व्यक्ति थे, इन्होंने बेलनाकार छपाई मशीन बनाया और इस आधार पर फिर तीव्र गति से उस मशीन के द्वारा प्रति घंटा 8000 जो जिस्ता होता है 8000 पन्ना की छपाई की जा सकती थी। यह जो है बेलनाकार मशीन है और इसके जस्ट बाद 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट मशीन का आविष्कार हुआ जो विश्व में मुद्रण कला में क्रांति ला दी। यह मशीन का काम था क्या कि वह एक बार में 6 रंगों का पुस्तक मुद्रण करता था, पुस्तकों की छपाई करता था। 6 रंगों में रंगीन पुस्तक होने लगे और इस आधार पर तकनीकी विकास के आधार पर मुद्रण कला का आगे विकास तीव्र गति से होता गया। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रेस संस्कृति का विकास कैसे हुआ। तो भारत में जब प्रेस संस्कृति का विकास हुआ तो सर्वप्रथम यहाँ प्राचीन काल से
पांडुलिपि आप नाम सुने होंगे कि पांडुलिपि के माध्यम से लोगों का विचार और लोगों का जो लिखावट या था अपना विचार दूसरे तक हस्तांतरित करते थे, स्थानांतरित करते थे या कम्युनिकेट करते थे। तो पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो पांडुलिपि क्या होता था कि वह हाथ से लिखे होते थे और उसमें चित्रों का भी सहारा लिया जाता था और चित्रों के द्वारा भी लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया जाता था। और इस आधार पर यहाँ की जो संस्कृति थी, अरबी, फारसी और संस्कृत में यह पांडुलिपि बनाई जाती थी और इसको अपने पांडुलिपियों के द्वारा अगली पीढ़ी को मैसेज देने का प्रयास करती थी या लोगों को समझाने का प्रयास करती थी, जिसका आप चित्र के माध्यम से अब देखेंगे कि किस तरह से पांडुलिपि बनाए गए हैं। और यहाँ पर भोजपत्र और ताड़ के पत्तों पर यह लिखा जाता था, इसलिए यह बहुत कोमल होता था और बहुत कमज़ोर होता था, जिसको कि ज़्यादा दिनों तक रखना संभव नहीं हो पाता था। और हाथ से जब चित्र बनाए जाते थे या हाथ से लिखावट होती थी तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखे गए चित्र और बनावट भिन्न भिन्न तरीके के होते थे, एक रूपता इसमें नहीं संभव हो पाती थी, जिसके कारण अधिक लोगों तक पहुंचना यह संभव नहीं था। और पांडुलिपि का अभी भी इसका अभिलेख में जाओगे तो इस तरह के पांडुलिपि देखने को मिलते हैं। और इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पांडुलिपि क्या है या पांडुलिपि क्या समझते हैं, तो इसको आपको उत्तर में लिखना होगा कि यह हाथों से लिखी गई प्रति है या हाथों से लिखी गई यह एक कागज पे अपना विचार है और इसी जिस पर हम लिखते हैं कागज पर या फिर आपका ताम्र के पत्तों पर या भोजपत्र पर जो लिखा जाता था पूर्व में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वैसी वस्तुओं को या वैसे लेख पत्र को हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग लोग करते थे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में या फिर नई पीढ़ी को आगे देने में। भारत में जो विकास हुआ इसके जस्ट बाद, तो यहाँ पर गोवा में सर्वप्रथम लाया गया रोमन या कहते हैं पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस लाया गया गोवा में और वहाँ से भारत में मुद्रण कला का शुरुआत प्रारंभ हुआ। और इस आधार पर जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए या फिर यहाँ जो औपनिवेशिक शासन था ब्रिटेन का, उसके विरुद्ध कैसे लोगों में जागृतियाँ लाई गई, उसके आधार पर यहाँ समाचार पत्र निकले और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में भावनाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया, जिसमें बहुत सारे समाचार पत्र हैं। अमृत बाजार पत्रिका है, यंग इंडिया है, आपका हरिजन है। तो इस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया समाचार पत्रों की स्थापना इसमें है कि पत्र का नाम है इसके और इसमें जो संस्थापक थे उनका नाम है और इस तरह की आकृति में आपको कब छपा, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसकी स्थापना हुई, इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप YouTube पर जाएंगे और उसको डाउनलोड करेंगे तो सारे कंटेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और इस तरह से आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो यह आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और इसे आवश्यक तौर पर आप जरूर से जरूर अध्ययन करेंगे। जो हम इसमें आपके बीच चर्चा कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को इसमें लाया गया है और उससे को रिलेट करके जब आप देखेंगे तो आपको यह चैप्टर मात्र 25 मिनट से 45 मिनट के बीच में आपका यह पूरा चैप्टर आपके मस्तिष्क में समझ में आ जाएगा और उस आधार पर आप अपनी भाषा में भी इसका उत्तर दे सकेंगे। समझ गए? तो इस तरह से हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि प्रेस की जो विशेषताएं थी, भारत में जो प्रेस की विशेषताएं थे वह कौन कौन सी थी। तो भारत में जब प्रेस विकसित हुआ तो यहाँ सबसे पहले यहाँ के लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया गया हमारे प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा कौमुदी या ब्राह्मणिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के बीच अपने विचार को रखे और यहाँ पर जो कुरीतियाँ थी या शासन के द्वारा जो शोषण किए जा रहे थे उनकी बातों को रखा गया और उस आधार पर यहाँ की सांस्कृतिक जो परंपरा थी उसको सुरक्षित या संरक्षित करने का प्रयास किया इसके माध्यम से। दूसरा था क्या कि ब्रिटिश में क्या होता था, यहाँ जो विशेषता थी कि यहाँ दो तरह के
पेपर छपते थे, एक एंग्लो इंडियन और एक इंडियन। तो एंग्लो इंडियन क्या करता था कि ब्रिटिश शासन का प्रशंसा करता था, लेकिन इंडियन जो समाचार पत्र होते थे उनकी आलोचना की जाती थी, या फिर उनके द्वारा जो अपनी जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने की जो भावनाएं थी उसके द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जाता था और अपने आप के शोषण की मुक्ति का प्रयास किया जाता था। अब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा जो समाचार जो संपादित होते थे उसमें इंडियन प्रेस है आपका, उसमें देखेंगे आगे कि इंग्लिश मैन है, स्टेट्समैन है, मद्रास मेल है, कलकत्ता मेल है, इस तरह की समाचार पत्रिकाएं छपती थी और उसके आधार पर लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया जाता था। तो अक्सर हाँ देखा जाता था कि जिसके संस्थापक इंडियन होते थे वो इंडिया की संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास करते थे, और जिसके संस्थापक इंग्लैंड के होते थे वह केवल और केवल ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा करते थे। तो इस आधार पर यहाँ पर भारत में प्रेस संस्कृति का विकास हुआ और इसके आधार पर जब आगे देखेंगे तो इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए। यह सारा कंटेंट्स में आपको डाला गया है। प्रतिबंध में क्या लगा कि जब सरकारें उस समय की थी उनके विरोध में लिखा जाता था तो समय समय पर उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाता था, उनके प्रेस को जब्त कर लिया जाता था और उस आधार पर वह पूरी तरह से प्रेस को समाप्त कर देने का प्रयास किया जाता था। उसी तरह से एक प्रश्न आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1778 ईस्वी में, और उसने क्या किया था कि जो भी शासन के विरुद्ध जो लिख रहे थे पेपर या पत्रिकाएं उनको अवरुद्ध किया, उस पर बैन लगाया और जो कड़ी आलोचना कर रहे थे उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया। और उसी समय एक घटना घटी, यह प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है कि अभी आने वाले प्रश्न में वह ऑब्जेक्टिव नंबर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अवश्य आएगा। उसमें प्रश्न पूछा गया था क्या कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ तो कौन सा पत्रिका है जो रातों रात अपनी भाषा को परिवर्तित कर दिया। तो उसमें यह पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, समझ गए। यह पत्रिका था जो अपना भाषा रातों रात चेंज कर दिया, किसके कारण, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू होने के कारण। ऐसा इसलिए किया कि यदि हम नहीं करते हैं अपनी भाषा को चेंज तो यह हमारा जो संस्था है या हम जो छपाई कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, पूरी तरह से बैंड हो जाएगा और यह हमें शासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। उसी तरह से महात्मा गांधी का जो 2 पत्रिका है, यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में प्रकाशित की गई से प्रारंभ हुई, 1919 ईस्वी से प्रारंभ हुई, और उसी तरह से हरिजन 1933 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इसके माध्यम से गांधी जी ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और यह जो दोनों पत्रिका था वो इंग्लिश में था। आप जैसा कि समझ सकते हो हिंदी में जो था उसके आधार पर हिंदी के पत्र पत्रिकाओं से अंग्रेजी जो सरकार थी वह अपने आप में डरी हुई रहती थी कि कैसा कौन से भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करके यहाँ के लोगों को में जागृति ला दे, क्रांति फैला दे। तो उस आधार पर उन्होंने बैन के प्रतिबंध के सहारे भाषाओं को प्रतिबंधित कर रखा था, और इसीलिए गांधी जी के द्वारा जो यंग इंडिया और हरिजन पत्र जो निकाले जा रहे थे वह इंग्लिश मीडियम में निकाले जा रहे थे, और उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागृत करना। हरिजन जो पत्र था, हरिजन पत्र का अर्थ उसमें लगाया था कि जो व्यक्ति हरि के जन होते हैं, जो भगवान के जन होते हैं, भगवान के व्यक्ति होते हैं, उनके आधार पर उनको उस पत्रिका का नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर उस समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत लोग ज़्यादा अपना रहे थे। इसलिए इस पत्र के आधार पर लोगों तक यह जानकारी देना चाह रहे थे कि वह भी हमारे व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, और वह भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, और इस आधार पर उन्हें भी एक भारत का नागरिक की तरह सम्मान करना चाहिए। और वह उसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपना विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और लोगों को जागृत करने का भरसक प्रयास किया, और वह अंततः सफल भी हुए। उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने मराठी और केसरी पत्र का संपादन किया, मराठा भाषा में, और केसरी इंग्लिश में छपती थी, अंग्रेजी में छपती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ के लोगों ने पत्र और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जागृतियाँ लाई, जिससे कि सामाजिक और
दोनों विकास संभव हुए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आगे प्रश्न के तौर पर लिए हैं कि यह प्रश्न आता ही आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। चर्चा के क्रम में मैं आप लोगों को बताया कि किस तरह से लोगों के बीच जागृति लाने का प्रयास किया गया प्रेस के माध्यम से, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो। उन क्षेत्रों में जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को आम नागरिक तक पहुँचाने का प्रयास किया, जिससे कि यहाँ के शिक्षा स्तर में भी सुधार हुए और यहाँ के जो व्यक्ति होते थे वो तार्किक आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप इसमें अपनी भाषाओं में भी वर्णन कर सकते हैं। और इस तरह से आपके आगे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर होमवर्क दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, जो आप इसका अध्ययन करेंगे। पूरे कंटेंट्स को जब पढ़ लेंगे तो आप 15 से 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर का अभ्यास हो जाएगा और उसके आधार पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अभी एक नया न्यूज़ आपके बीच में क्या है कि इस महीने के अंत तक आपके बीच एक गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैगजीन भी आएगा, जिसमें कि आपका अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे। जो संभावित प्रश्न है प्रत्येक विषयों का, जैसे गणित का, हिंदी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, तो वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वो तैयार कर रही है और वह जल्द ही आप लोगों के बीच यही डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगा। उसको आप डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर या पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो आप उसे भी देखेंगे, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा आपका संभावित प्रश्न गेस क्वेश्चन डाला गया है और परिश्रम के साथ लाया गया है कि ताकि आपको 100% सफलता मिल सके। और इसको आप जिस समय जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप उसको PDF में डाउनलोड कर लेंगे और उसका अध्ययन करेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। मॉडल क्वेश्चन भी दिया जाएगा और अभ्यास क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज मैं अब आगे के शिक्षक इसी कड़ी में आएंगे भूगोल के लिए, तो वो उनको मैं आमंत्रित करता हूं। और आज के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप आने वाले परीक्षा में संपूर्ण सफलता प्राप्त करें।